हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई पे अपने फोकस कर रहे होंगे। हम पिछले टर्न पे बेटा सेल या हमने बात किया था कोशिका के बारे में। अगर हम पहले चैप्टर को देखें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल, तो हमने पिछले टर्न पे हमने सेल से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया था और डिस्कवरी ऑफ सेल स्टार्ट किया था। आज हम देखेंगे कि जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया तो उसके बाद इस सेल की फील्ड में, इस कोशिका के बारे में लोगों की इगरनेस बढ़ी, उत्सुकता बढ़ी और लगातार जितने साइंटिस्ट थे वो इस खोज की तरफ, इस डिस्कवरी की तरफ आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर कुछ बातें और हमको जाननी पड़ेगी कि आखिर सेल है क्या, क्या उसकी खासियत है, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि इस कोशिका के डिस्कवरी से या सेल के डिस्कवरी से जुड़े हुए हैं, उनका क्या योगदान है इस डिस्कवरी में। आइए एक एक करके सारी बातों को जानते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी सेल है, मान लीजिए कोई भी क्या है, एक सेल है, हमने माना कि कोई भी एक सेल है, एक सेल हमने यहां बना दिया कि कोई भी एक सेल है, तो सेल के बीचों बीच एक सॉलिड पोर्शन पाया जाता है। सेल के बीचों बीच क्या पाया जाता है? एक सॉलिड पोर्शन, एक ठोस भाग पाया जाता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस के बारे में या न्यूक्लियस की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम है इनका, रॉबर्ट ब्राउन नाम है। रॉबर्ट ब्राउन कब किया? 1831 में किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने यह बताया कि अगर कोई भी सेल है तो उसके बीच में एक सॉलिड पार्ट है। उसके बीच में क्या है? एक सॉलिड पार्ट। ये वाले फिगर में देखिए, उसके बीच में क्या है? एक सॉलिड पार्ट। और इस सॉलिड पार्ट को इन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। इस सॉलिड पार्ट को इन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। न्यूक्लियस के बारे में जब इन्होंने बताया रॉबर्ट ब्राउन ने, तो एक बात और बताई कि आप जब सेल को देखेंगे, तो उसमें बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है? ये न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है। ये वाला पार्ट देखिए, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? न्यूक्लियस। या यहां पे देखें तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लिक्विड कंटेंट है। ये न्यूक्लियस जो है वो चूंकि सेल में है और सेल के अंदर क्या है? एक लिक्विड कंटेंट है, जिस लिक्विड कंटेंट को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक सेल होती है, एक क्या होती है? सेल। और उस सेल के बीच में एक सॉलिड पोर्शन होता है, ठोस भाग होता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और उसके अलावा सेल में कुछ लिक्विड कंटेंट है जिसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट का आगमन होगा, एक नए साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है परकिंजे। बिल्कुल, आप देखेंगे कि ये जो परकिंजे हैं, परकिंजे, इन्होंने जब सेल को देखा, परकिंजे साहब ने जब सेल को देखा, तो उन्होंने बताया कि किसी भी सेल में, यहां पे आप देखिएगा, किसी भी सेल में ये मेन वाला पार्ट क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? मेन वाला पार्ट क्या है? न्यूक्लियस हो गया। और उसके चारों तरफ यहां पर लिक्विड कंटेंट है। चारों तरफ क्या है? लिक्विड कंटेंट। और इस लिक्विड कंटेंट को इन्होंने क्या, साइटोप्लाज्म नाम तो पहले दिया जा चुका था। परकिंजे ने यह बताया कि जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं, यानी परकिंजे ने जब किसको देखा? सेल को देखा। परकिंजे ने जब किसको देखा? सेल को देखा। तो परकिंजे ने कहा कि सेल के अंदर, किसके अंदर? सेल के अंदर कैसा दिखाई देता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर। परकिंजे ने क्या बताया कि सेल के अंदर क्या दिखाई देता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसको उन्होंने क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा? क्या कहा बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। परकिंजे का कहना यह था
कि जो न्यूक्लियस है वो जब किससे मिल जाता है, साइटोप्लाज्म से, जो न्यूक्लियस है वो किससे मिल जाता है, साइटोप्लाज्म से, तब क्या बन के तैयार होता है, प्रोटोप्लाज्म। तब क्या बन के तैयार होता है, प्रोटोप्लाज्म। यानी एक लाइन में अगर बोलूं तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या है, मिक्सचर है। बात समझ में आ गई। जैसे आप अंडा देखेंगे, अंडे को आप तोड़ के एक बाउल में डालिए तो पीला वाला कुछ न्यूक्लियस सा दिखेगा, और जो उसके चारों तरफ व्हाइट व्हाइट है वो कुछ साइटोप्लाज्म जैसा लगता है। और दोनों को मैशअप कर दीजिए, मिला दीजिए ऑमलेट बनाने के लिए, तो देखा होगा जब मिल जाएगा तो क्या, तो कैसा लगने लगेगा, प्रोटोप्लाज्म जैसा। अब क्या होगा कि आपने 2-3 टर्म पकड़ा। जैसे अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सेल की डिस्कवरी किसने किया, तो आप क्या नाम बताएंगे, रॉबर्ट हुक का 1665 में। अगर पूछता है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया तो क्या नाम बताएंगे, रॉबर्ट ब्राउन का। अगर पूछता है कि जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है वो किसने दिया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो क्या नाम बताएंगे, परकिंजे का। 3 साइंटिस्ट का नाम आपको बताना पड़ेगा जो कि सेल से रिलेटेड हैं, और सेल में बहुत खास बातें इन्होंने बताई हैं, इन तीनों साइंटिस्टों ने अपने अपने लिहाज से। अब आगे चलते हैं हम, तो आप देखेंगे कि जब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और बताया न्यूक्लियस के बारे में, तब बहुत से साइंटिस्ट लगातार अब सेल के ऊपर क्या करने लगे, काम करने लगे, उसकी डिस्कवरी में इन्वॉल्व हो गए। और जिसमें सबसे पहला नाम आप देखेंगे कि 2 साइंटिस्टों का है। पहला नाम में 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। एक का नाम है एम.जे. स्लाइडन, आप देखेंगे पूरा नाम इनका है मैथियास जैकोब स्लाइडन, एम.जे. स्लाइडन। एम.जे. स्लाइडन जो हैं, स्लाइडन साहब ये बोटैनिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं एम.जे. स्लाइडन साहब, और कहां के रहने वाले हैं, जर्मन के, जर्मन साइंटिस्ट हैं। आप बताएंगे कि ये जो साइंटिस्ट हैं एम.जे. स्लाइडन, ये कहां के हैं, जर्मनी के हैं, जर्मन साइंटिस्ट हैं। तो एक साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि जर्मनी के हैं और क्या हैं, बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब ऐसा साइंटिस्ट जिसने अपना रिसर्च, जिसने अपना काम प्लांट पे किया हो। ऐसा साइंटिस्ट जिसने अपना काम किस पे किया हो, प्लांट पे किया हो, वो क्या कहलाता है, बॉटनिस्ट कहलाता है। और वो साइंटिस्ट जो अपना काम या अपना रिसर्च एनिमल्स पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई, उसको हम जूलॉजिस्ट बोलेंगे। और जिसने अपना काम किसमें किया है, प्लांट पे किया है, उसको क्या बोलेंगे, बोटैनिस्ट बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि इस सेल की डिस्कवरी को आगे बढ़ाने के लिए, इस सेल की डिस्कवरी को आगे बढ़ाने के लिए एक साइंटिस्ट आएंगे आपके बॉटनी के फील्ड से, प्लांट वाले फील्ड से, और दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है थियोडोर स्वान, ये आते हैं किस फील्ड से, जूलॉजिस्ट वाले फील्ड से। किस फील्ड से आते हैं, जूलॉजिस्ट वाले फील्ड से। ये जूलॉजिस्ट हैं। तो आप बताएंगे कि 1838 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एम.जे. स्लाइडन। एम.जे. स्लाइडन ने क्या कहा, एम.जे. स्लाइडन ने सेल से जुड़ी कुछ बातें बताई, अपने कुछ ओपिनियन को रखा, और बाद में उन्हीं बातों से एग्री कौन हुए, थियोडोर स्वान। कब, 1839 में। यानी पहले एम.जे. स्लाइडन ने क्या किया, एम.जे. स्लाइडन ने 1838 में सेल से रिलेटेड कुछ बातें बताई। उसके जस्ट 1 साल बाद 1839 में, उसके जस्ट 1 साल बाद 1839 में दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थियोडोर स्वान। क्या नाम है, थियोडोर स्वान, लिखा है यहां पर, आप देख सकते हैं, थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान ने कहा कि जो एम.जे. स्लाइडन बोल रहे हैं वो बात एकदम क्या है, सही है, मैं उनसे एग्री करता हूं। और क्या कहा कि ये जो थियोडोर स्वान हैं, इन्होंने कहा कि जो एम.जे. स्लाइडन बोल रहे हैं, जो एम.जे. स्लाइडन कह रहे हैं, उनकी बातें क्या हैं, सही है बिल्कुल।
तो आप देखेंगे कि जो एमजे स्लाइडन की बातें हैं उससे समर्थन किसने दे दिया? थियोडोर स्वान ने। उससे थियोडोर स्वान क्या हो गए? एग्री हो गए। और इन दोनों की बातों को, इन दोनों की ओपिनियन को, इन दोनों के पॉइंट्स को कलेक्टिवली क्या कहा गया? सेल थ्योरी। इन दोनों की बातों को क्या कहा गया? कलेक्टिवली सेल थ्योरी कहा गया। अब आइए देखते हैं कि आखिर एमजे स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने कहा क्या सेल से रिलेटेड। एमजे स्लाइडन कहते हैं, आइए देखिए हम कुछ सेल थ्योरी के पॉइंट्स देखते हैं। 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली। एमजे स्लाइडन कहते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव हो, वो सेल का बना होता है, कोशिका का बना होता है। अगर हम किसी शरीर को देखें, किसी बॉडी को देखें, तो आपको पता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, या चलिए हम नया पेज ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, किसी बॉडी की बात करते हैं, कोई शरीर है, तो उस शरीर में हाथ, आपके ये दोनों हाथ, कान, नाक, आंख, मुंह, ये सारी चीजें होंगी। यानी बॉडी जो है, शरीर जो है, वो किससे बना होगा? ऑर्गन सिस्टम से। किससे बना होगा? ऑर्गन सिस्टम से बना होगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई भी शरीर है तो किससे बना है? ऑर्गन सिस्टम से बना है। और ऑर्गन सिस्टम किससे बना है? ढेर सारे ऑर्गन से बना है। ऑर्गन सिस्टम किससे बना है? ढेर सारे ऑर्गन से बना है। और अगर हम कहें ऑर्गन किससे बना है, तो ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से बना है। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से बना है। टिश्यू किससे बनी है? सेल से बनी है। टिश्यू किससे बनी है? सेल से बनी है। यानी हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं, यानी हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि कोई भी शरीर हो, कोई भी शरीर हो, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। कोई भी शरीर हो, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। तो आप बताएंगे कि यही बात, इसी बात को कहते हैं एमजे स्लाइडन और थियोडोर स्वान कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, किससे मिलकर बना होता है? सेल से बना होता है। उसके आगे कहते हैं कि दैट मीन्स सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कोशिका ही किसी भी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दैट मीन्स सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी शरीर हो, वो छोटी छोटी सेल्स का मिलकर बना हुआ होता है। एक मूवी देखी होगी आपने, रोबोट वाली, जो 2.0 करके आई है। उसमें देखिए इतना बड़ा पक्षी राज रहता है, वो किससे बना होता है? छोटे छोटे मोबाइल से बना होता है, ढेर सारे मोबाइल से। इसी तरह जो हमारा शरीर है, वो ढेर सारी किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है, ढेर सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो यही बात एमजे स्लाइडन और थियोडोर स्वान कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये मैटर नहीं करता कि छोटा है कि बड़ा है कि प्लांट है कि एनिमल है कि क्या है, कोई भी, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके पास शरीर है, तो किससे मिलके बना है? सेल से। यानी सेल ही उसकी सबसे छोटी यूनिट है। आगे चलते हैं। दूसरे पॉइंट में ये कहते हैं दोनों लोग, स्लाइडन और स्वान, कहते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल के बने हैं, ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका पूरा शरीर एक ही सेल का बना है, वो क्या कहलाएंगे? यूनिसेल्युलर। वो क्या कहलाएंगे जनाब? वो कहलाएंगे यूनिसेल्युलर। आपने बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा, अमीबा सुना होगा, पैरामीशियम सुना होगा, यूग्लिना सुना होगा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिसेल्युलर। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने देखा होगा बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया ऐसे, बैक्टीरिया एक सेल है और इसके चारों तरफ आपने देखा होगा सेल वॉल पाई जा रही है। सेल वॉल का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिंग लेयर। सेल वॉल का मतलब यह है कि किसी भी सेल को सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए उसको उसने क्या कर रखा है? ढक रखा है।
सेल वॉल यानी सेल के चारों तरफ पाई जाने वाली दीवार, जो कि उसको क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी। तो आप बताएंगे किसी भी बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे तो एक सेल होगी, उसके चारों तरफ सेल वॉल होगी, हिंदी में इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, और उसके अंदर उसका डीएनए होगा। ऐसे डीएनए के बाद आप देखेंगे कि इसमें साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्म। तो अभी जो हमने बनाया ये क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जीवाणु। ये भी कितने सेल का है, एक सेल का है। ये अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, इसकी दो वैरायटीज हैं। जो अच्छा वाला बैक्टीरिया है वो अच्छे काम करता है, उसको यूजफुल बैक्टीरिया कहते हैं। जो बुरा वाला बैक्टीरिया है उसको हार्मफुल बैक्टीरिया कहते हैं, उसके बुरे प्रभाव होते हैं, बैड इफेक्ट होते हैं। जो बुरा वाला बैक्टीरिया है तो एक ही सेल का, लेकिन इंसान को, जानवरों को बीमार बना सकता है। नाम सुना होगा आपने टाइफाइड का, नाम सुना होगा कॉलरा का, ये सब बीमारियां हैं। टाइफाइड सुना होगा, कॉलरा सुना होगा, टीबी सुना होगा। ये सारे के सारे बीमारियां फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, बैक्टीरिया जिम्मेदार है जनाब, बैक्टीरिया। कुछ अच्छे काम भी करते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, वाइन बनाने में यूज होता है, शराब बनाने में इनका यूज होता है, सिरका बनाने में यूज होता है जिसको विनेगर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये मैं भी समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि बैक्टीरिया बहुत छोटा है, यूनिसेलुलर है, लेकिन काम धड़ल्ले से कर सकता है, अच्छा काम भी कर सकता है और बुरा काम भी कर सकता है। उसके बाद आपने अगला जो यूनिसेलुलर में देखा होगा, अगले मेंबर को वो देखा होगा आपने, इस तरीके से इरेगुलर शेप में पाए जाने वाले अमीबा को देखा होगा। कोई शेप नहीं अमीबा का। जिंदगी कितनी दूभर है, एक ही कोशिका में, एक ही सेल में पूरी जिंदगी इनको बिताना है। कोई नया और स्ट्रक्चर नहीं है इनके पास, कोई नया काम नहीं है कि कुछ अलग ये मल्टी फंक्शन कर पाए, कुछ नहीं इनके पास। ले दे करके नेचर ने इनको क्या दिया हुआ है, एक सेल दिया हुआ है, अंदर न्यूक्लियस दे दिया है, और कुछ क्या दिया है, लिक्विड दे दिया है कि भैया लो इसी में रहो, अपना सर्वाइव करो। अमीबा। उसके बाद आपने जो अगला ऑर्गेनिज्म देखा होगा यूनिसेलुलर, वो देखा होगा पैरामीशियम को, चप्पल के सोल के जैसा होता है, कुछ कुछ देखा होगा। बच्चे बहुत अच्छे से जानकार होते हैं, ऐसे टाइप का देखा होगा आपने, ऐसे टाइप का, यहां से पूरा फ्लैजिला निकली होती है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ चप्पल के सोल जैसा लग रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये बैक्टीरिया है, ये अमीबा है, पैरामीशियम है, सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर है, एक सेल है, पूरी जिंदगी बीत जा रही है एक सेल में। तो आप बताएंगे कि इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो आप बताएंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कितने सेल के बने हैं जनाब, सिंगल सेल के। कितने सेल के बने हुए हैं, सिंगल सेल के, एक सेल के, उनको क्या कहा जाएगा, यूनिसेलुलर। इसके अलावा जो या मैंने कुछ एग्जांपल यहां लिखवा दिए हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं, अभी मैंने इनके बारे में बताया भी। इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मोर देन वन सेल के बने हैं, मोर देन वन सेल, कितनी सेल के बने हैं, मोर देन वन सेल, उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा मल्टी सेलुलर, यानी बहुकोशिकीय। मल्टी का मतलब ही होता है ढेर सारा। अब मोबाइल कैसा आ रहा है, मल्टीमीडिया, और मल्टीमीडिया में भी स्मार्ट से स्मार्ट टाइप का फोन आ रहा है। पहले तो वही चलता था कीपैड वाला, सीडीएमए टाइप। अब क्या आ रहा है, मल्टीमीडिया, यानी फोन अकेला कैपेबल है, सक्षम है ढेर सारे कामों को करने के लिए, इसलिए उसको क्या कह दिया, मल्टीमीडिया है। यहां पर ये कैसे हैं, ढेर सारी सेल्स हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जिनके पास ढेर सारी सेल्स हैं, मोर देन वन सेल, उनको क्या कहा जाएगा, मल्टी सेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ढेर सारी सेल है वो क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में आप देखेंगे कि इसमें फंजाई आएगा, फंजाई, प्लांट आएगा, जितने प्लांट्स हैं सारे आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, हायर एनिमल्स,
हायर एनिमल्स, हायर प्लांट एंड हायर एनिमल्स। सवाल आखिर उठता है कि ये जो फंगस है, फंगस ये क्या है? फंगस क्या है? पहली बार सुना फंगस। फंगस क्या है? तो बच्चों फंगस को शुद्ध भाषा में कहा जाता है फफूंद। फफूंद लगना, भुकड़ी लगना। आपने एक चीज देखी होगी फंगस के बारे में, अगर मैं बात करूं बेसिकली फंगस, तो आप बताएंगे जो ये फंगस है, जो ये फंगस है, तो फंगस को शुद्ध भाषा में क्या कहा जाता है? फफूंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फफूंद। फफूंद या इसी को कहते हैं भुकुड़ी लगना। भुकुड़ी लगना। आपने ब्रेड पे भुकुड़ी लगते देखा होगा, फफूंद लगते देखा होगा। आपने अचार में भुकुड़ी लगते देखा होगा, मसालों में भुकुड़ी लगते देखा होगा। अक्सर हमारे आपके घर वाले हमको कहते हैं कि भैया मसालों को गीले हाथ से मत छुओ, खराब हो जाएगा। अचार को गीले हाथ से मत छुओ, खराब हो जाएगा। या फिर आपने देखा होगा, अभी तो हालांकि बाढ़ आ रही है, तो आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है निचले इलाकों में, बाढ़ का पानी भर गया या नाले का पानी भर गया, तो ऐसे में दीवारों पर फंगस लग जाते हैं। दीवारों के प्लास्टर वगैरह झड़ के छूटने लगते हैं। तो फंगस का मतलब होता है भुकुड़ी या फफूंद लग जाना। क्या होता है? भुकुड़ी या फफूंद लग जाना। ये भी कैसे हैं? ये भी मल्टी सेलुलर हैं। क्या हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय हैं। फफूंद ही बहुकोशिकीय हैं। उसके बाद जितने प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके पास वेल डेवलप रूट है, स्टेम है, लीफ है, या फिर ढेर सारी सेल्स हैं, वो क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर। तो प्लांट, एनिमल और फंगस, ये तीनों क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर। तो कुल मिलाके दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं स्लाइडन और स्वान? दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के बने हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। और ऐसे जो कि मोर देन वन सेल के बने हैं, मोर देन वन सेल, उनको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। जो एक कोशिका का बना होगा उसे एक कोशिकीय, और जो एक से अधिक कोशिका का बना होगा उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। दोनों का एग्जांपल आपने देख लिया। तो अपने तीसरे पॉइंट में, हालांकि ये तीसरा पॉइंट स्लाइडन और स्वान का नहीं है, तीसरा पॉइंट ऐड किया है एक अलग साइंटिस्ट ने। ये जो आपका कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी, ये वाला सेल थ्योरी, इस सेल थ्योरी में तीसरा पॉइंट ऐड करने का जो क्रेडिट है, या जो तीसरा पॉइंट ऐड किया है जिन्होंने, उनका नाम है रुडोल्फ विकाऊ। बढ़िया, लाजवाब साइंटिस्ट हैं। रुडोल्फ विकाऊ कहते क्या है? न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहते हैं न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या है इसका, इस लंबे चौड़े लाइन का? या आपको मैं एक और मजेदार बात बताऊं, जब इन्होंने बोला था इस बात को, रुडोल्फ विकाऊ ने, तब ऐसा नहीं बोला था कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने कहा ओमनी सेलुला इज सेलुला। हाँ, कहते क्या है रुडोल्फ विकाऊ? रुडोल्फ विकाऊ ने कहा कि ओमनी सेलुला इज सेलुला। ये रुडोल्फ विकाऊ कहते हैं अपने थर्ड पॉइंट में। लाइव में लिख देता हूं, ओमनी सेलुला इज सेलुला। थर्ड पॉइंट में कहते हैं ओमनी सेलुला इज सेलुला। और बाद में जब इसकी मीनिंग निकाली गई कि ओमनी सेलुला इज सेलुला होता क्या है, तो पता चला कि इसकी मीनिंग आती है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई वाली सेल होती है वो पुरानी वाली सेल से ही आती है। अगर मैं समझाने की बात करूं तो मान लो एक कोई सेल है, हमने माना एक कोई सेल है। आप कहेंगे सेल गोल गोल क्यों बनाए? सेल तो रेक्टेंगुलर होती है, चौकोर होती है। नहीं, सेल किसी भी तरह की हो सकती है। गोल हो सकती है, ऐसे रेक्टेंगुलर चौकोर हो सकती है। तो मान लिया हमने कि पहले एक सेल थी। जब ये सेल साइज में धीरे धीरे बढ़ने लगेगी,
बहुत बड़ी हो गई, साइज में बढ़ गई, तो ये एक से कितने पार्ट में टूट जाएगी? 2 पार्ट में टूट जाएगी। कोई भी सेल है जब वो धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगेगी तो 1 से 2 पार्ट में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और वो दोनों अगर साइज में बढ़ जाएंगी तो 2 से 4 पार्ट में टूट जाएंगी। बच्चा, बेटा एक और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, बच्चा जब मां के पेट में रहता है ना तो वो 1 सेल का होता है। बच्चा अगर मां के पेट में है 1 सेल का होता है और उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। बच्चा मां के पेट में है 1 सेल का है, सिंगल सेल का है, उसको जाइगोट बोला। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे ऐसे ये सेल धीरे धीरे डिवाइड होती जाएगी। 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16, 32, 64, ऐसे डिवाइड होती जाएगी। और जब 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होगा तो उसमें करोड़ों सेल होंगी। यानी 1 सेल से कितनी सेल आ गई? करोड़ों सेल। और ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हुआ? सेल डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा पॉसिबल हुआ? सेल डिवीजन के द्वारा। यानी सेल धीरे धीरे बड़ी होती गई, टूटती गई, फिर वो वाली बड़ी हुई, वो टूट गई, फिर और बड़ी हुई, वो टूट गई। यानी एक चेन बनती चली जा रही है। अगर बड़ी हो जाएंगी तो टूट के 2 हो जाएंगी। अगर अब भी ना समझ में आ रहा हो तो ऐसा समझिए कि हम कहां से आए हैं? अपने मम्मी पापा से। हमारे बच्चे कहां से आएंगे? हमसे। उनके बच्चे कहां से आएंगे? उनसे। यानी नया जो कोई भी आएगा वो किससे आएगा? पुरानी वाली से आएगा। और यही बात कौन बताते हैं? रुडोल्फ विकाउ। रुडोल्फ विकाउ कहते हैं ओमनी सेलुलाई सेलुला। यानी नई वाली जो सेल्स हैं वो कहां से आती हैं? पुरानी वाली सेल से। ये स्टेटमेंट जो है ओमनी सेलुलाई सेलुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। आपके ह्यूमन एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जाता है, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ पॉइंट है कि ओमनी सेलुलाई सेलुला क्या है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो क्या नाम है साइंटिस्ट का? रुडोल्फ विकाउ। तो आज मेरे ख्याल से मैंने जो आपको सेल थ्योरी पढ़ाई वो आपको समझ में आई होगी। और सेल थ्योरी में जो 3 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, दैट मीन्स सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 1 सेल के बने हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। जो 1 से अधिक सेल के बने वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर। और तीसरा सबसे बेहतरीन पॉइंट जो कि रुडोल्फ विकाउ ने दिया, रुडोल्फ विकाउ का कहना यह था कि नई वाली सेल कहां से आती है? पुरानी वाली सेल से आती है। तो ये तीनों पॉइंट मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आगे इसी चेन में हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे न्यूक्लियस डिटेल में। आप कहेंगे सर न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में तो अभी आपने बता दिया। नहीं यार, ये तो बहुत जरा सा एक ट्रेलर था न्यूक्लियस का। डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियस की सेल के अंदर, ये सारी बातें जानेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे न्यूक्लियस के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।